हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हम 12th की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने 12th की सीरीज में काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ हमने पीछे पढ़ लिया है। तो हम उस सब पढ़ने के बाद अपने क्या क्या पढ़ा है, लास्टली हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, लास्टली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक होगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में आपका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं जो आपके बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा सीधा उनका डेरिवेशन ड्राइव करने को आ जाता है। तो आज हम उसी सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है और हमारा सीरीज चलिए, आज सीरीज है 7। तो हमारा टॉपिक है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम के बिहाफ से तो थोड़ा सा ये मतलब बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इसमें बस जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम दोनों पार्ट आराम से क्लियर करें। मतलब आपका आईआईटी के लिए जाएं, आप नीट के लिए जाएं, आप एम्स के लिए जाएं, आप मतलब किसी भी कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाता है, उसी पार्ट पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉइंट चार्जेस के बारे में। तो पॉइंट चार्जेस क्या, बहुत छोटे से चार्जेस के बारे में पढ़ा था और एक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आराम से हमने निकाल लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आराम से वहां फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, दैट इज के क्यू ओवर आपका आर स्क्वायर, वहां पर आपने पढ़ लिया था। के क्यू ओवर आर स्क्वायर आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के लिए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बात कर रहा है वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, अब आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप कोई भी सरफेस होगा उस सरफेस में बहुत सारे चार्जेस कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो अब हम बहुत सारे चार्जेस की बात कर रहे हैं। अब एक चार्जेस का आपको पता है, पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला ये होता है। क्या ये पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वैलिड होगा, वो हम देखते हैं। तो हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक सरफेस कंसीडर कर लिया। अब उस सरफेस में चार्ज आपने इनसाइड कंसीडर कर लिया dq। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज हो गया dq और इस चार्ज से डिस्टेंस हमारा r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा है q नोट। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड केस में तो क्या ये कहीं भी हो सकते हैं चार्जेस। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की केस से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या कंसीडर करा, r पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ q नोट और यहाँ पर क्या है, इससे इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो इससे इस पॉइंट चार्ज को फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो हम टोटल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि टोटल चार्जेस का निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन मेथड लगाना होगा। तो हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया और सरफेस में हमने एक dq आपका चार्ज ले लिया और उस चार्ज से r डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो इसी के बिहाफ से हम सबसे पहले एक सिंपल सा एक फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट q नोट बी द पॉइंट चार्ज, let q नोट be the point charge and dq be the any small charge। एक कोई any small charge ले लिया, ठीक है। then the force on q नोट by dq। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके करेंगे, कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा था पीछे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमारे पास फोर्स निकल के आएगी, दैट इज dF। क्योंकि यहाँ पे हम dF निकालेंगे, वहां पे हम सिर्फ F निकाल देते। अब dF क्यों निकालें, क्योंकि हम एक पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्जेस क्या है, बहुत सारे, मतलब चार्जेस क्या है, यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ऐसा नहीं है बताया कि पॉइंट चार्जेस है। तो हम पहले निकालेंगे dF। तो dF विल बी इक्वल टू फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्स के लिए फॉर्मूला आपको बताना है, अब इसी से कंसीडर करना है। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है फोर्स का K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, K Q1 और Q2 अपन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है Q नोट पर लग रही है dQ के बिहाफ से। तो हमारे पास dF की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज K, तो आपका कांस्टेंट रहेगा। Q1 Q2 में मतलब Q नोट पे लग रही है और dQ के बिहाफ से लग रही है, दैट मीन्स Q नोट और किसके बिहाफ से लग रही है, dQ के बिहाफ से लग रही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बीच का, R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इस स्मॉल या इस पॉइंट चार्जेस के लिए। अब अगर हम इस टोटल सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस में हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ से हमें टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो हम टोटल फोर्स की अगर बात करें F, तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगी, दैट इज
इंटीग्रेशन मेथड से निकलेगी। टोटल फोर्स आपकी निकलेगी अब इंटीग्रेशन मेथड से। तो इंटीग्रेशन मेथड से जब टोटल फोर्स निकालेंगे तो डीएफ की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, के क्यू नॉट डी, के क्यू नॉट डी क्यू नॉट या डी क्यू अपॉन वैल्यू है मेरे पास नीचे आर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर के आपका कांस्टेंट है, रेडियस आपका डिपेंड करेगा आप लीनियरली कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो, तो आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्यू नॉट आपका कांस्टेंट पॉइंट चार्ज बाहर आ गया तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है तो ई, तो ई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का, दैट इज के क्यू नॉट इंटीग्रेशन, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन में वैल्यू कितनी है, डी क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कैंसिल आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, दैट इज के इंटीग्रेशन डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर हम रेडियस को भी कांस्टेंट मान ले, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू क्या है, एक स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं। अब चार्जेस बहुत सारे हैं, स्मॉल चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो अगर स्मॉल चार्ज में टोटल चार्ज निकालें, अगर टोटल चार्ज की बात करें तो डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज निकालेंगे डी क्यू इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें इस चार्ज के लिए तो फॉर्मूला फिर वही पॉइंट चार्ज आ जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्यू बन गया देखो पॉइंट चार्ज। दैट मीन्स हम इसे पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। बट डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन दिया क्या है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको दिया है क्या, आपको लीनियरली दिया हुआ है, आपको रिंग्स दिया हुआ है, क्योंकि रिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, रिंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं और इसको रब करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं, क्योंकि उन फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूले की हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूले की मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिनोटेड बाय रो विल बी इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी। तो ये हो जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जो कि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। एक होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इनके डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के लेवल की बात करें तो उनका डेरिवेशन वैसे नहीं आता, तो आपको बस इनकी जरूरत पड़ती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपका सिग्मा दैट इज डी क्यू ओवर डी एस हो गया। और जो हम आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। एक आपको रॉड दे दी जाएगी और रॉड पे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो वहां पे उस लीनियर चार्ज डेंसिटी की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स आपके चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या लीनियरली। तो लीनियर चार्ज में डिनोटेड होता है लैम्डा से, दैट इज डी क्यू ओवर डी एक्स हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं या एक डेरिवेशन करते हैं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि कभी कभी आपको दे दिया जाता है या तो रॉड दे दी जाएगी, रॉड पे आपसे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, या आपसे एक सर्कुलर रिंग दे दी जाएगी। तो हम आज क्लियर करने वाले हैं किसके बिहाफ से, एक रॉड के बिहाफ से। तो मैं ये तो आप नोट मतलब इस वाले पार्ट को थोड़ा पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास होगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज वाला हमने पीछे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है और वो आपको क्लियर भी होगा। अब बात आ गई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में। अब बहुत सारे चार्जेस हो गए, तो हम यहाँ पर सुपरपोजिशन भी लगाएंगे, हम इंटीग्रेशन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का लफड़ा अटक जाता है। अब कुछ को इंटीग्रेशन आता है और कुछ को नहीं आता है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, बाय पार्ट एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको रब कर लिया, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी उसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। अब मैं कह रहा हूं जो मैंने पीछे भी जब समझाया, जो लिखाया, भाई उससे क्लियर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, कभी हो सकता है क्लियर नहीं हो रहा, मैं खुद बोल रहा हूं नहीं हो रहा क्लियर। तो अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है। अब मेरे पास एक तरह का एग्जाम्पल है, वो कभी कभी पूछ लिया भी जाता है आपसे। बेसिकली इस तरह का जो है पेपर में नहीं आता, बोर्ड में नहीं पूछेगा तो आपसे मेंस के एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है, आईआईटी के एग्जाम में पूछ सकता है, एम्स के एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब कंपटीशन लेवल पर जाओगे तो वहां इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उसने बोला आपके पास एक रॉड है, तो इस तरीके से एक रॉड है और उसने बोला उस रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस रॉड में आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं इससे पहले एक चीज बता दूं, जो मैंने पॉइंट चार्ज बताई थी, पॉइंट चार्ज के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/R² हमने पढ़ाया था, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या जाता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव होता है तो अलग केस हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसने बोला है आपके पास एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ कितनी है, L है। उस रॉड की लेंथ कितनी है, L है। अब इस रॉड की जो लेंथ L है, उस रॉड के यहाँ वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से बात करी, इस पॉइंट से A डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बहुत सारे चार्ज है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो P पॉइंट पर उसने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है। तो P पॉइंट पर उसने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि P पॉइंट पे क्या लग रहा है, P पॉइंट पर क्या लग रहा है। तो पॉजिटिव है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में DE हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में D हो गया। अब भाई रॉड में बहुत सारे चार्जेस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। क्या ये पॉइंट चार्ज से सॉल्व हो सकता है, क्या ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, ट्राई करते हैं। अब देखो बहुत सारे चार्जेस है तो ये आराम से हो नहीं सकता, तो आराम से नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ, इसको क्या कर लें, इसको कट कर लेते हैं। मतलब कट क्या, इसमें एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। बहुत बड़ी रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो हम इसमें एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक एलिमेंट कट कर लिया, इस तरह से एलिमेंट कट कर लिया, उस एलिमेंट का हमने डिस्टेंस ले लिया, वो dx की है, मतलब एक पार्ट इतना ले लिया, उसका डिस्टेंस कितना है dx, और वो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, P पॉइंट पर, P पॉइंट से वो x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज, वो क्या हो गया आपका dq हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, एक पॉइंट चार्ज होगा dq, जिसका जो हमने डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया dx ले लिया है, तो पॉइंट चार्ज dq है। और वो जो पॉइंट चार्ज dq है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस से रखा हुआ है। कहां से, जहां पे आपको टोटल मैग्नेटिक या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करें भाई, क्या इसमें दिमाग लगाएं, तो आपको ये सिंपल तरीके से करोगे, आप आराम से इसको कर सकते हो। सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने a माना, क्योंकि हमने एलिमेंट यहाँ काटा है, एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। तो एलिमेंट के डिस्टेंस की बात करूं, अगर एलिमेंट हम यहाँ पर काटे तो यहाँ पर एलिमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, पॉइंट चार्ज, यहाँ पर पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, a होगा। अब इससे आगे जाए तो कुछ और, इससे आगे जाए तो कुछ और, इससे आगे जाए तो कुछ और। तो अगर लास्ट में पूछो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a+l हो जाएगी, a+l। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, a+l हो जाएगा, a+l हो जाएगा। तो यहाँ पर जो dq है, तो dq जो यहाँ पर है, इट वर्क्स एज अ पॉइंट चार्ज, इट वर्क्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर dq, तो dq वर्क कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज। तो हम अगर हमें de निकालना है, तो de निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो de निकालना है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड हमें P पॉइंट पे निकालना है। तो de की जो वैल्यू बनेगी, दैट इज के dq/r² हो जाएगी, dq/r²। हमारे पास ये क्या है, r² नहीं, हमारे पास x² है, दैट इज dq/x² वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ भी हो सकता है पॉइंट चार्ज, यहाँ सारे में हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें E की, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आपका, इंटीग्रेशन मेथड से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन मेथड में हम डी की वैल्यू पुट करें, तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है,
डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। अब के क्या आपका कांस्टेंट है, दैट इज के, और डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। अब x की अगर बात करें तो x की वैल्यू हमारी x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू a प्लस l तक जा रही है। दैट मीन्स x इक्वल टू a और x इक्वल टू a प्लस l तक वरी कर रही है। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ई नेट। तो ई नेट की हम अगर बात करें तो मेरे पास सबसे पहले dq कैसे सॉल्व हो भाई, dq कैसे सॉल्व हो। तो dq की अगर बात करें तो मैंने अभी पीछे एक लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी थी, पीछे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी थी, क्योंकि जब भी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू होता है आपका dq ओवर dx वैल्यू होती है आपकी। तो अगर यहाँ से dq की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा dx आपका बोले लैम्डा कहाँ से आ गया, तो लैम्डा आ गया। जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो आप इस कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज के, और मेरे पास वैल्यू है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू a प्लस l तक वरी कर रहा है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा dq की, तो dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dx, दैट इज लैम्डा dx ओवर डिवाइड में मेरे पास x स्क्वायर। चलो और सॉल्व करते हैं। तो ई नेट की अगर बात करूं तो k और लैम्डा मेरे पास कांस्टेंट, तो लैम्डा भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू a प्लस l तक वरी करिए। तो मेरे पास यहाँ पे बचा dx ओवर x स्क्वायर। अब बात आती है भाई इंटीग्रेशन नहीं आता। अब इंटीग्रेशन तो इसके लिए आना चाहिए, को dx वाला बहुत आराम से हो जाएगा। या तो इसको ऊपर ले जाओ -2 हो जाएगा, -2 आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं के लैम्डा तो वैल्यू आ जाती है -1/x, -1/x आ जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू लिमिट a और x इक्वल टू लिमिट a प्लस l जा रही है। अब लिमिट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको दिख जाएगा जैसे कि आपका बुक्स में दिखा हुआ होगा क्या सॉल्यूशन आता है। बुक्स में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। दैट इज के लैम्डा वैल्यू पुट करी, सबसे पहले हम किसी करेंगे a प्लस l, दैट इज माइनस a प्लस l, ठीक है, -1/a हो गया। तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ई नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, के लैम्डा वैल्यू इधर इंटरचेंज कर ली, दैट इज 1/a -1/a प्लस l। तो आपके पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पर। तो A क्या है, ये यहाँ का डिस्टेंस है, A प्लस L क्या, ये यहाँ का डिस्टेंस है। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, चाहे बोर्ड में पूछे चाहे आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। तो लाइन इंटीग्रल वाले केस में अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इससे ही इसको सॉल्व करना है, आपको इससे इसको सॉल्व करना है। तो आराम से ये इजीली आपका क्लियर आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आप रिंग्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, लीनियरली था। अब हम एक रिंग की बात करेंगे, तो इसको हम रिंग से और क्लियर करेंगे। आई होप इससे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो सीरीज थ्रू सीरीज पढ़ते जाइए, सारे टॉपिक आपको क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि 12th है, थोड़ा टिपिकल तो है, पर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब आपका, आप क्या करिए, पॉज करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार नोट करिए, दिमाग में आराम से फीड होता जाएगा। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड में उसका सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसी की बात करने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग की अगर बात करें तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बोर्ड के हिसाब से, सीधा सीधा डेरिवेशन आ जाता है ये बोर्ड के हिसाब से। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक चल रहा है और उसी का है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो जैसे ही अगर एक्सिस ऑफ द रिंग की बात करेंगे तो आपको उठा के समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये करना है।
तो इसने सबसे पहले रिंग को डिस्कस करते हैं। तो इसने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक सुंदर सी रिंग है, एक सुंदर सी रिंग ले ली, ठीक है। अब उसने बोला लेट अस कंसीडर कर लिया रिंग के चारों तरफ, रिंग के चारों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग के सारी तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसने बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके ऑप्टिक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, उसके एक्सिस पे निकालना है। तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस ले लिया x डिस्टेंस पर, ये क्या होगा O उसका सेंटर, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर आपका क्या फाइंड करना है, उसके ऑप्टिक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब आपको यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अब इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है भाई। पॉइंट चार्ज की बात होती तो आराम से इसको हम सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होता है, तो इससे हम आराम से कर सकते हैं अगर पॉइंट चार्ज है। तो अब ये पॉइंट चार्ज वाला क्वेश्चन है, क्या ये पॉइंट चार्ज से हो सकता है, इस फॉर्मूले से हो सकता है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करा है इसने एक रिंग ली और रिंग के चारों तरफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसने पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग मतलब इस एक्सिस के बिहाफ से करना है। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है इस रिंग का, x डिस्टेंस पे है, तो आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। इसको भी करेंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी चीज सॉल्व नहीं होती तो क्या करते हैं, इसको पॉइंट में काट लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में काट लेते हैं। तो जैसे हमने लीनियरली वाले में काटा था, लीनियरली वाले केस में, तो यहाँ पे भी एलिमेंट काट लेते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट काट लेते हैं जिसको हम एज अ पॉइंट चार्ज बोल देते हैं dq। एक एलिमेंट काट लिया जिसको मैंने बोल दिया आपका dq, ये अब वर्क कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज। तो इस एलिमेंट से मैं एक तरह की फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस रिंग का हो जाएगा r, इस रिंग का डिस्टेंस r हो गया, और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपका कितना हो गया, हमने ले लिया r हो गया, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। तो हम आराम से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चार्ज है तो मैंने बताया था जब भी पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या हुआ, अवे लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, अवे लगेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपकी DE लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये लग रही है। तो यहाँ पर क्या आपके दो कंपोनेंट बनते हैं, जब भी हमने बताया थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो आपके पास कौन सा कंपोनेंट लगता है, हमेशा याद रखना है, आपका cos थीटा लगता है। तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो DE cos थीटा आ जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाती है। और अगर इसके अपोजिट जाए y एक्सिस वाली बात करें तो आपके पास क्या लग जाती है, DE sin थीटा लग जाती है, DE sin थीटा लग जाता है। अब बात करें, हमने DQ यहाँ ले लिया, भाई DQ जरूरी थोड़ी है पॉइंट चार्ज यहाँ हो, तो पॉइंट चार्ज तो कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DQ इज टर्म्स एज अ पॉइंट चार्ज, तो DQ टर्म्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर DQ वर्क कर रहा है जब पॉइंट चार्ज से। हमारे पास एक रिंग है, लेट अ रिंग एंड चार्ज uniformly distributed over the ring, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने DQ पॉइंट चार्ज ले लिया, अब DQ की बात से कर रहे हैं, बट मैंने जो कंपोनेंट बनाया, एक DE sin थीटा बनाया और एक DE cos थीटा बनाया। क्या यही रहेंगे या और भी हो सकते हैं भाई? अब ये पॉइंट चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो बहुत सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ भाई। पॉइंट चार्ज तो यहाँ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे भी आपकी एक इस तरह से इमेज बनेगी, तो इस तरह से इमेज बनेगी, तो यहाँ पर आपकी फोर्स लगेगी DE। तो जब DE फोर्स यहाँ लगेगी तो आपके यहाँ पे भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक कंपोनेंट आपका x एक्सिस का और एक कंपोनेंट y एक्सिस का। और अगर y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट क्या बन जाता है आपका, DE sin थीटा बन जाएगा।
अभी दोनों सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को कर ही नहीं रहे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ कंपोनेंट कौन सा बचेगा, आपके पास cos थीटा वाला वो कंपोनेंट बचेगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इस एलिमेंट को लेकर। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, दैट इज DE विल बी इक्वल्स टू K, मेरे पास DQ ओवर R स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए, तो मेरे पास एक कंपोनेंट होता है साइन थीटा और एक कंपोनेंट होता है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट D साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, will be cancel out due to opposite side, due to opposite side। तो d sin थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाता है, d sin थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाता है ड्यू टू अपोजिट साइड। अब मैंने क्या पूछा है, अपोजिट साइड, ये और ये दोनों अपोजिट साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मेरे पास सिर्फ DE cos थीटा बचता है। तो DE cos थीटा की अगर बात करूं, आपसे अगर पूछता है देन द नेट फोर्स, then the net force, then the net electric field, then the net electric field। तो आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें, ओके, तो हम नेट फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, ई नेट अगर हम निकालते हैं, तो ई नेट जब हम निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा वाले फॉर्म में। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है DE cos थीटा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं DE की, तो DE की वैल्यू क्या है, K DQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमें ये देखना है कौन कौन से इसमें आपके कांस्टेंट है। तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट बनेगा E नेट विल बी इक्वल्स टू K आपका कांस्टेंट है, K आपका कांस्टेंट है, और आपके पास cos थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास थीटा कांस्टेंट है, आपके पास थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, और क्या हो गया आपके पास, थीटा सेम हो गया। तो सेम होने की वजह से थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। cos थीटा, क्योंकि ये थीटा दोनों चारों तरफ आपका सेम रहेगा। आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, किधर से भी निकालो, आपके पास थीटा सेम रहेगा। जब थीटा सेम है तो आपके पास वैल्यू नीचे आपका R, तो R भी आप चाहे यहाँ से निकालो तो भी आपका R होगा, यहाँ से निकालो तो भी R होगा। तो R भी आपका कांस्टेंट हो गया, तो R भी हमने बाहर ले लिया। अंदर वैल्यू बची DQ की, और DQ मैंने बताया टोटल चार्ज होता है। टोटल चार्ज जब बात करते हैं DQ 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 बात करिए अलग अलग, तो DQ विल बी इक्वल टू क्या हो जाता है, Q। तो नेट की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आ जाएगी K Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है, और ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाती है, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले cos थीटा के लिए। तो मुझे पास cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये राइट एंगल है, दोबारा से मैं इसको बनाता हूं। तो ये R है, ये आपके पास ये R है, और ये आपके पास X है। तो यहां से अगर cos थीटा निकालता हूं तो X अपॉन R आ जाता है, X अपॉन R आ जाता है। तो E नेट जो हम रखेंगे तो K Q अपॉन R स्क्वायर, और वैल्यू किसकी रखी, X अपॉन R। तो मेरे पास नेट कितना आ रहा है, तो मेरे पास E नेट की वैल्यू आ जाती है K Q X अपॉन R क्यूब। तो मेरे पास E नेट की वैल्यू मेरे पास फिलहाल तो ये आ जाती है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं। तो ये जो मेरे पास इमेज बनाई है यहाँ पर राइट एंगल वाली, तो ये जो राइट एंगल इमेज बन रही है ये, तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं किसकी, R की वैल्यू निकाल लेते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम किसी की भी वैल्यू निकालो। तो हमारे पास वहां पर हमें R क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, R क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हम अगर R क्यूब की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है राइट एंगल के फॉर्म में अगर निकालेंगे, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो अगर मैं R स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वैल्यू मेरे पास फाइंड होके आ जाएगी। अब मेरे पास R की वैल्यू आ गई इसके बिहाफ से, राइट एंगल के बिहाफ से। तो मेरे पास E नेट कितना निकल के आएगा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूंगा, इधर से रब कर लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास इतना हो ही गया है। तो मेरे पास ये जो फाइनल रिजल्ट है उसी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप वाइज। अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो मोड में भी देख सकते हैं।
क्योंकि हैबिट हो जाती है थोड़ा सा फास्ट करने की। तो के क्यू एक्स और वैल्यू किसकी पुट करनी है मुझे, आर की। तो आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो 1/2 और ये कितना है, क्यूब है। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू हो गई 3/2, वैल्यू होगी मेरे पास 3/2। तो मेरे पास ई नेट ये निकल के आ रहा है, मेरे पास ई नेट आपका ये निकल के आ रहा है। अब इसमें भी आपके 3 केस बन जाते हैं। क्या करता हूं, मेरे पास फॉर्मूला तो बन गया। अब फॉर्मूला तो बन गया, तो फॉर्मूला जो बना है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला बना है ई नेट का, तो ये आप बुक्स में देखोगे यही फॉर्मूला बनता है आपके, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो फॉर्मूला बना है, अब हम इसकी थोड़ी सी R&D करते हैं, इस फॉर्मूले की थोड़ी सी R&D करते हैं। R&D करेंगे मतलब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो R&D करने के लिए हमारे पास 3 केस बन जाते हैं। थोड़ी सी R&D करेंगे इसकी। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें केस फर्स्ट है इफ x = 0। अगर मैं x = 0 रखूं, दैट मीन्स मैं इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस अगर 0 रख दूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा। तो जब ये x की वैल्यू 0 होगी तो हम सेंटर पे आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकल जाएगा, नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था सेंटर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो 0 आ जाता है। इस तरीके से कहीं मैंने फिगर बनाई थी, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे अगर निकालते तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, नेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। केस सेकंड ले लेते हैं भाई। केस सेकंड इफ x greater than r हो गया। इफ x greater than r हो गया, ये जो x की वैल्यू है बहुत हो जाए, मतलब अब ये रिंग यहाँ है मेरे पास, और बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, ये जो पॉइंट है ये हमने ले लिया 1 किलोमीटर दूर पे। तो ये 1 किलोमीटर पे दूर पे जो ये जो रिंग है बहुत छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं तो इसका रेडियस मेरे लिए बहुत छोटा हो जाएगा। इस रिंग को मैं 2 किलोमीटर दूर ले जाऊं तो इस रिंग का रेडियस मुझे दिखेगा ही नहीं, मतलब बहुत छोटा हो गया। तो जब r की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कितना है फॉर्मूला, ये है। तो r आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के क्यू एक्स ओवर वैल्यू नीचे x का क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का 3/2 है, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास x की पावर 3 हो गई। x की पावर 3 से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ई नेट आ जाता है के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई ये किसके केस बन गया, बन गया पॉइंट चार्ज। आगे पॉइंट चार्ज पे, तो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज का ही केस बन गया भाई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि मैं इस रिंग को इनफिनिट डिस्टेंस पर रख दूं भाई, क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या x की वैल्यू बड़ी हो सकती है, और या फिर इनफिनिट हो सकती है। तो केस थर्ड ले लेता हूं भाई मैं। केस थर्ड में मैंने क्या करा, x को इनफिनिट रख लिया, x को इनफिनिट रख लिया। और जब x को इनफिनिट रख लूंगा तो ये वाली इक्वेशन में रिजल्ट क्या आ जाएगा वो आपको देखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिर से 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा भाई, अभी जब x इनफिनिट हो गया पता ही नहीं है, जब x की कुछ हमने क्या करी 2-3 किलोमीटर की बात करी, x की वैल्यू बढ़ाई तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ाई तो मेरे पास r 0 हो गया। अब मैंने x यहाँ पर 0 रखा तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, और जब x इनफिनिट रख देंगे तो भी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। आई होप ये रिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसको एक बार रफ में फेयर में आराम से स्टेप वाइज पॉज करके स्लो करके लिख के देखेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के हिसाब से। तो ये रिंग के नाम से आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। आएगा सीधा, आपको ये कर देना है। बुक्स में देखोगे बहुत टिपिकल लगेगा, इसके हिसाब से करो, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मैंने इसकी वीडियो में अच्छे से समझाया है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।